गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार आज की इस क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि का अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो क्लास से पहले की जो वीडियो क्लास हुई है उन वीडियो क्लासेस में हमने इसी अध्याय के कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं यह सिद्धांत किसने दिया था। 1929 में W.S. थॉमसन नामक एक व्यक्ति ने यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत जो है यह मूल रूप से किसी भी स्थान विशेष की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को भविष्य में पूर्वानुमान लगाने के उपयोग में लिया जाता है कि किसी स्थान की जो जनसंख्या या जन्म दर अथवा जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रवृत्तियाँ है उन प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि भविष्य में जनसंख्या का जो आंकड़ा होगा या जनसंख्या का जो प्रारूप होगा वह किस प्रकार से होगा। तो 1929 में W.S. थॉमसन ने यह मॉडल दिया था जिसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार विश्व जनसंख्या ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित समुदाय से जैसे ही शिक्षित नगरीय एवं औद्योगिक श्रेणी में परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां भी बदलती है। जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रवृत्तियां है वह प्रवृत्तियां कब बदलती है? जैसे ही शिक्षित समाज जो है जैसे ही ग्रामीण समाज से खेतीहर समाज की तरफ या ग्रामीण समाज खेतीहर समाज अशिक्षित समाज जैसे ही शिक्षित समाज और नगरीय समाज अथवा औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। जैसे ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित समाज जैसे ही नगरीय औद्योगिक एवं शिक्षित समाज की तरफ परिवर्तित होता है। तो यह कुछ
अवस्थाओं में होता है, इन्हीं अवस्थाओं के चक्र को हम अवस्थाओं में होता है, इन्हीं अवस्थाओं को हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत यह कहता है, या इसको हम अपनी साधारण भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ही समाज परिवर्तित होता है तो समाज के परिवर्तित होने के साथ साथ उस समाज की जो जनसंख्या प्रवृत्ति की या जनसंख्या बढ़ने की जो प्रवृत्तियां थी वह प्रवृत्तियां भी धीरे धीरे चेंज होती है, और यह एक अवस्था में ना होकर, एक साथ ना होकर कुछ विशेष अवस्थाओं में होता है। तो उस जनसंख्या प्रवृत्तियां भी बदलती है, और यह प्रवृत्तियां कुछ अवस्थाओं में होती है। इन्हीं अवस्थाओं को सामूहिक रूप में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इन्हीं अवस्थाओं को हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वह हमें यह बताता है कि समाज जैसे ही परिवर्तित होता है तो परिवर्तित होने के साथ साथ समाज में तो जनसंख्या परिवर्तन है, उच्च जन्म दर वह निम्न जन्म दर की तरफ परिवर्तित होती है, और निम्न जन्म दर और आने वाले समय में न्यून जन्म दर में परिवर्तित होती जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर 3 अवस्थाएं हैं, उन 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था यह कहती है कि जैसे प्रथम अवस्था में समाज क्या होता है, समाज ग्रामीण अशिक्षित खेतीहर समाज ग्रामीण अशिक्षित और खेतीहर होता है। तो वहाँ उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। प्रथम अवस्था में यह कहती है कि प्रथम अवस्था में समाज क्या होता है, ग्रामीण होता है, खेतीहर या अशिक्षित होता है। तो उस स्थान विशेष पर जनसंख्या जो जन्म दर है वह उच्च रूप पाई जाती है, और वहाँ पर मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है। तो इस अवस्था में आज से 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी प्रथम स्टेज पे आते थे, प्रथम अवस्था में आते थे। यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होने के पीछे कारण है, यहाँ मृत्यु दर अधिक होने के कारण जन्म दर उच्च होती है।
ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये बात विपरीत लिखी हुई है कि जन्म दर उच्च होने के कारण मृत्यु दर अधिक नहीं होती है। यहाँ पर मृत्यु दर अधिक होने के कारण जन्म दर उच्च होती है। इसका प्रमुख रीजन है जन्म दर उच्च। ये वाला जो समाज है, यह समाज जनसंख्या को ही वास्तविक धन मानता है। वास्तविक धन अथवा संसाधन मानता है। वास्तविक धन या संसाधन मानता है। और ये लोग, कारण क्या होता है, ग्रामीण है, अशिक्षित है या खेतीहर समाज है। अब खेतीहर समाज है तो आप अच्छे से देख सकते हो, खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए सदस्यों की आवश्यकता अधिक होती है। तो जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतने ही ज़्यादा कृषि कार्य आसान होंगे। तो इस खेतीहर समाज में जैसे ही मृत्यु दर बढ़ती है तो ये लोग मृत्यु दर बढ़ने पर क्षतिपूर्ति के लिए जन्म दर बढ़ा देते हैं। जैसे ही मृत्यु दर बढ़ती है, मृत्यु होने के कारण सदस्यों की कमी होती है, तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए ये लोग जन्म दर बढ़ा देते हैं। तो यह प्रथम अवस्था जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था कहलाती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यह जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। इस प्रथम अवस्था में यहाँ पर जो जन्म दर है, ऊपर वाला जो ग्राफ है वह जन्म दर को अंकित करता है, नीचे वाला ग्राफ मृत्यु दर को अंकित करता है। इसे हम अलग अलग कलर में इंगित कर देते हैं। तो जो लाल कलर में लाइन है वह तो मृत्यु दर को दिखा रही है, और ब्लैक कलर की जो लाइन है वह जन्म दर को दिखा रही है। तो इस प्रथम अवस्था में जन्म दर भी उच्च बनी हुई है और मृत्यु दर भी उच्च बनी हुई है। तो विश्व के अधिकांश देश, ध्यान देने वाली है, आज से 200 वर्षों पूर्व तक विश्व के लगभग देश इसी प्रथम अवस्था में थे। प्रथम अवस्था में थे। अब आती है दूसरी अवस्था। तो दूसरी अवस्था जो है वह उस दूसरी अवस्था को देखते हैं। जनांगीय संक्रमण की दूसरी अवस्था जनांगीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में प्रारंभ में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है। यहाँ पर देख रहे हैं, यह द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था काफ़ी विस्तृत होती है, यह बहुत ही लंबी होती है। तो प्रारंभ में यहाँ पर जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। दूसरी बात, विशेष बात है इस अवस्था की, यह अवस्था मृत्यु दर में कमी
होने पर आती है। यहाँ पर जन्म दर में कमी होने से यह अवस्था नहीं है, यह मृत्यु दर में कमी होने से यह द्वितीय अवस्था ही है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही मृत्यु दर नीचे की तरफ गिर रही है, उसी के आधार पर धीरे धीरे जन्म दर भी गिर रही है। तो यह अवस्था मृत्यु दर में कमी होने पर आती है। इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। धीरे धीरे मृत्यु दर के साथ मृत्यु दर के कम होने के कारण जन्म दर भी धीरे कम हो जाती है। प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था में जन्म दर प्रारंभ में तो उच्च बनी रहती है और उच्च मृत्यु दर होती है, लेकिन द्वितीय अवस्था में जैसे ही मृत्यु दर में गिरावट दर्ज होती है, उस गिरावट के साथ साथ कुछ मात्रा में जन्म दर में भी गिरावट होती जाती है। किंतु इस अवस्था में स्वच्छता चिकित्सा प्रौद्योगिकी एवं खाद्य सुरक्षा बढ़ने के कारण खाद्य सुरक्षा बढ़ने के कारण मृत्यु दर निरंतर कम होती है, किंतु मृत्यु दर के सापेक्ष जन्म दर कम नहीं होती है। द्वितीय अवस्था में कई सुधार होते हैं। स्वच्छता चिकित्सा प्रौद्योगिकी एवं खाद्य सुरक्षा बढ़ने के कारण मृत्यु दर तो निरंतर गिरती जाती है, लेकिन जिस अनुपात में मृत्यु दर गिरती है उस अनुपात में जन्म दर नहीं गिरती है। और इस अवस्था में मृत्यु दर गिरने एवं जन्म दर उच्च होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि अधिक होती है और परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज होती है। ध्यान देने वाली बात है, जो प्रथम अवस्था थी, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर थी, लेकिन उच्च जन्म दर के साथ साथ ही मृत्यु दर भी उच्च थी। इस वजह से जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वह प्राकृतिक वृद्धि दर कम थी, और इस वजह से इस प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई थी।
जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई थी, जबकि जो द्वितीय अवस्था है, इस द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर तो निरंतर गिर जाती है, यानी मृत्यु दर निम्न होती है और जन्म दर है उच्च बनी रहती है। इस कारण से जन्म और मृत्यु का जो अंतर है, जिसे हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, वह प्राकृतिक वृद्धि अधिक बनी रहती है। परिणाम स्वरूप द्वितीय अवस्था में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की जाती है। इस श्रेणी में पेरू, श्रीलंका और केन्या जैसे देशों को शामिल किया जाता है। जैसे पेरू, केन्या और श्रीलंका जैसे बहुत सारे देशों को शामिल किया जाता है। द्वितीय अवस्था में होता क्या है, प्रारंभ में तो जनसंख्या वृद्धि उच्च बनी रहती है, लेकिन जैसे जैसे ही मृत्यु दर में गिरावट आती है, उस मृत्यु दर में गिरावट आने के साथ साथ ही जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, जन्म दर है, उस जन्म दर में भी गिरावट दर्ज होती है। किंतु दोनों में ही अंतर बना रहता है और यह अंतर प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। यह प्राकृतिक वृद्धि दर का अंतर ही इस द्वितीय अवस्था में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। अब जानते हैं तीसरी अवस्था, जनसंख्या वृद्धि की तीसरी अवस्था। जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था। जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है। तो तीसरी अवस्था है, इस तीसरी अवस्था में जो जन्म दर है वह और मृत्यु दर दोनों ही न्यून होती है। इस कारण जनसंख्या वृद्धि या तो स्थिर होती है अथवा मंद गति से बढ़ती है। तो तीसरी अवस्था है, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न है। यह जो तीसरी अवस्था है, यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न है। यहाँ पर जो उतार चढ़ाव होता है बहुत ही न्यून स्तर का होता है। इस कारण उन क्षेत्रों की जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा मंद गति से बढ़ती है। इस अवस्था में समाज तकनीकी ज्ञान एवं शिक्षित समाज के रूप में होता है। यह तीसरी जो अवस्था है, इस तीसरी अवस्था में जो समाज होता है एकदम शिक्षित अवस्था में होता है और उनके पास तकनीकी ज्ञान भरपूर होता है। अपने शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के आधार पर इस अवस्था में समाज जो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय निरंतर जारी रखता है और सोच समझकर विचारपूर्वक जनसंख्या फैमिली प्लानिंग करता है और जनसंख्या के बढ़ने और घटने के फायदे और नुकसानों को समझकर जनसंख्या नियंत्रित करता है। यह तीसरा डायग्राम है। 1793 में माल्थस ने
इन जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर या इन अवस्थाओं के आधार पर एक अपना सिद्धांत दिया था और अपने सिद्धांत में उन्होंने यह बात कही थी, विश्व जनसंख्या उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, विश्व जनसंख्या उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर से समय के साथ निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसर हो रही है। इस आधार पर अग्रसर हो रही है। उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था कि प्रारंभ में जनसंख्या खाद्य आपूर्ति के अनुपात में तीव्र गति से बढ़ेगी एवं बाद में महामारी भूख एवं युद्ध, अकाल के कारण एकदम से न्यून स्तर पर आ जाएगी। माल्थस ने कहा था कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या एक बार बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगी और उस तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की भरण पोषण पूरा नहीं होने के कारण बीमारियां, महामारियां, युद्ध, अकाल की स्थितियां क्रिएट होगी और उन स्थितियों के कारण विश्व की जो जनसंख्या है एकदम से निम्न स्तर पर आ जाएगी और न्यून जन्म दर और न्यून मृत्यु दर की अवस्था में पहुंच जाएगी।